हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 फरवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो फाइजर इंडिया जो ये कंपनी है इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है। प्रदीप शाह को इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये प्रदीप शाह किसके स्थान पर बने हैं। तो RA शाह की जगह पर ये बने हैं, नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं फाइजर इंडिया के। प्रदीप शाह से पहले कौन थे, RA शाह, और उनके स्थान पर किसको बना दिया गया है, प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, और अभी हाल ही में जो JNU है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को बनाया गया था। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को बनाया गया था JNU की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, और जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके जो अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया था। तो UGC के अध्यक्ष बनाया गया था M जगदीश कुमार को। M जगदीश कुमार को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना कब होती है, 1953 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और इसका जो एक्ट है वो कब आता है, 1956 में इसका एक्ट आता है। ठीक है, और जो रेलवे बोर्ड है उसके चेयरमैन किसको बनाया गया है। तो VK त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो अमेजोन इंडिया है उसने कर्नाटक सरकार के साथ, अमेजोन इंडिया ने कर्नाटक सरकार के साथ, अमेजोन इंडिया इसने कौन सी सरकार के साथ, तो कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, और ये समझौता किस बात को लेकर हुआ है। तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको उद्यमी बनाने के लिए, जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको उद्यमी बनाने के लिए, ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए किन किन के बीच समझौता हुआ है, अमेजोन इंडिया और कर्नाटक सरकार के बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के CM कौन है, बसवराज बोम्मई यहाँ के CM है, और कर्नाटक के गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक में कौन सा महोत्सव मनाया गया है हाल ही में। तो पर्याय महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, कर्नाटक के अंदर मनाया गया है। और जो मैसूर दशहरा उत्सव है, इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया है, कर्नाटक के अंदर किया गया है, मैसूर दशहरा उत्सव। और जो कर्नाटक की जो पुलिस है उसके, कर्नाटक की जो सरकार है उसके द्वारा जो ट्रांसजेंडर हैं उनको पुलिस में आरक्षण दिया गया है। किसके द्वारा, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रांसजेंडर हैं उनको पुलिस में आरक्षण दिया गया है। पुलिस में आरक्षण दिया है किसने, कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ठीक है, और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये कहाँ पर बन रहा है। तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक के अंदर बन रहा है, हुबली कर्नाटक में। ठीक है, और जो ये कर्नाटक में यहाँ पर कौन सा बांध है, तो अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध कहाँ पर है, कर्नाटक में के अंदर है, और कौन सी नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। और जो कृष्णराज सागर बांध है ये कहाँ पर है, तो ये है कावेरी नदी पर, कहाँ, कर्नाटक के अंदर है, कावेरी नदी पर। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से, ये जो राज्य ऊर्जा दक्षता जो सूचकांक है उसके अंदर टॉप किसने किया है, राज्य दक्षता सूचकांक के अंदर भी टॉप किसने किया, कर्नाटक के द्वारा टॉप किया गया है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। और डेनमार्क के अभी हाल ही में नए रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो डेनमार्क के नए रक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं, नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, किसको नियुक्त किया गया है, तो मोर्टन बोर्डस्को को डेनमार्क के नए रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अब बात आती है डेनमार्क की। तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो क्या है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, और यहाँ की करेंसी क्या है, तो डेनिश करोना यहाँ की करेंसी है। और जो भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है मेडीबडी, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, मेडीबडी,
मेडी बड़ी ये डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसको बनाया गया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। अमिताभ बच्चन को डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अभी हाल ही में जो उत्तराखंड है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था? तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। जो गुड डॉट कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था? नीरज चोपड़ा को गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और जो टाटा AIA इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी किसको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो बाटा है, जो बाटा कंपनी है, बाटा का फुटवेयर जो कंपनी है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है? तो दिशा पटानी को बाटा जो फुटवेयर कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो फिनो पेमेंट बैंक है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? फिनो पेमेंट बैंक है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और बात आती है हुंडई मोटर्स इंडिया की, तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है? अदिति अशोक को हुंडई मोटर्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर जो हाल ही में बनाए गए हैं वे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जो स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए जो सोशल अल्फा है उसने किसके साथ समझौता किया है? जो सोशल अल्फा इसने किसके साथ समझौता किया है? तो इसने केरल गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है। जो देखिएगा जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको उद्यमी बनाने के लिए किसने? अमेजॉन इंडिया ने किसके साथ समझौता किया? कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया। और जो सोशल अल्फा है उसने केरल सरकार के साथ समझौता किया। क्यों किया? क्योंकि जो स्वच्छ ऊर्जा तकनीक है उसको विकसित करने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा तकनीक को विकसित करने के लिए जो सोशल अल्फा है इसने किसके साथ समझौता किया? केरल गवर्नमेंट के साथ इसने समझौता किया है। ठीक है, अब बात आती है केरल की, तो केरल के जो सीएम है वो कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और जो भारत का पहला नवाचार ग्राफीन केंद्र है, जो नवाचार ग्राफीन केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नवाचार के ग्राफीन केंद्र भी केरल के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, और भारत का जो पहला कौन सा वैज्ञानिक पक्षी एटलस ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये भी केरल के अंदर स्थापित किया गया है। और जो 2023 की जो पहली विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप क्रिकेट की जो विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप होगी वो कहाँ पर आयोजित होगी? तो केरल के अंदर आयोजित की जाएगी 2023 में विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप। ठीक है, और जो सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा है? तो जो कुंबलांगी गांव है, कुंबलांगी गांव कहाँ का है? केरल का है। कुंबलांगी गांव केरल में है और इसको हाल ही में सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव घोषित किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो तिरंगा पहल है उसके तहत, तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग कौन से राज्य में करवाई गई है? तो केरल राज्य में करवाई गई है तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग। SDG जो सूचकांक है, SDG इंडेक्स है, उसके अंदर टॉप किसने किया है? तो केरल सरकार के द्वारा SDG इंडेक्स में टॉप किया गया है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा कौन सी सरकार ने? तो केरल सरकार ने पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। जो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो केरल के जो कोझिकोड में है, केरल के कोझिकोड में कौन सा है? भारतीय मसाला अनुसंधान स्थापित किया जा रहा है। और जो केरल का जो हाई कोर्ट है उसने ट्रांसजेंडर को जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर हैं उनको NCC में प्रवेश की अनुमति किसने दी है? तो केरल हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है। और अगर बात आती है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको पुलिस में आरक्षण किसने, कौन सी सरकार ने दिया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर को पुलिस में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और जो भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये भी केरल के अंदर स्थापित किया गया है, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो प्रवीण कुमार सोबती हैं उनका, प्रवीण
कुमार सोबती, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या थे? तो इनका हो गया है निधन। और ये क्या थे? ये एक अभिनेता थे। ये एक अभिनेता थे जो प्रवीण कुमार सोबती हैं। ये क्या थे? महाभारत में इन्होंने किसका रोल अदा किया है? तो महाभारत में इन्होंने भीम का रोल अदा किया है। और ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। एशियाई खेल जो हैं, एशियन गेम्स हैं, उनमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये प्रवीण कुमार सोबती ने। जो ये एक्टिंग करने से पहले ये कौन सा काम करते थे? तो एशियाई गेम्स इन्होंने खेले हैं और उसमें गोल्ड मेडल जीतने का काम भी इन्होंने किया है। और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये बात याद रखिएगा, जो प्रवीण कुमार सोबती हैं, इन्होंने महाभारत जो फेवरेट बहुत ही फेमस सीरियल है, उसमें किसका रोल अदा किया है? तो भीम का जो रोल अदा किया वो किसने किया? प्रवीण कुमार सोबती ने किया। और हाल ही में किसका निधन हुआ था? तो लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था हाल ही में। और जो MP सरकार है, उन्होंने इसके नाम पर क्या करने की घोषणा की है? जो संगीत अकादमी है और संगीत संग्रहालय है उसके, और लता मंगेशकर के नाम पर इनके जन्मदिन पर, इनके बर्थडे पर क्या स्थापित करने, इनके बर्थडे पर पुरस्कार देने की, लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा भी MP सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है। और थोड़े दिन पहले किसका निधन हुआ था? बिरजू महाराज जो हैं, बिरजू महाराज, इनका भी निधन हुआ था। और ये किसके फेमस डांसर थे? तो कथक के फेमस डांसर कौन थे? बिरजू महाराज थे। और जो R राजा मोहन है, R राजा मोहन, उनका भी निधन हुआ है। और ये क्या थे? ये एक खगोल शास्त्री थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये SSC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो जो S किशोर हैं, इनको किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो फिर उसके बाद देखिएगा कि जो ये कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने, जो कैबिनेट है उसकी नियुक्ति समिति है, कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, इसने जो कृषि सचिव है वो किसको नियुक्त किया है? कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कृषि सचिव किसको नियुक्त किया है? तो ये कृषि सचिव नियुक्त किया है मनोज आहूजा को। मनोज आहूजा को ये कृषि सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कृषि सचिव नियुक्त किया है। किसको? मनोज आहूजा को कृषि सचिव नियुक्त किया है। और उसके बाद जो हरियाणा कैबिनेट है उसके द्वारा धर्मांतरण विरोधी जो विधेयक है उसको क्या किया गया है? मंजूरी दी गई है। जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक है, धर्मांतरण विरोधी विधेयक है, इसके मंजूरी किसको दी गई है? इसकी मंजूरी कौन सी सरकार के द्वारा दी गई है? तो जो हरियाणा की कैबिनेट है उसके द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अब बात आती है हरियाणा की। तो हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के CM है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि जो हरियाणा राज्य महिला आयोग है उसका अध्यक्ष किसको हाल ही में किसको नियुक्त किया गया था? तो रेणु भाटिया को हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है। और हवाई टैक्सी कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो हवाई टैक्सी भी हरियाणा के अंदर, हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ के बीच ये हवाई टैक्सी स्टार्ट हुई है। जो गोरख धंधा शब्द है उसके यूज पर बैन कौन सी सरकार के द्वारा लगाया गया है? गोरख धंधा जो शब्द है इसके यूज पर बैन लगा दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये भी हरियाणा से स्टार्ट हुई है। और जो हिसार के अंदर, हिसार में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर इस हिसार के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक है। हरहित स्टोर जो है ये योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो ये भी हरियाणा के अंदर स्टार्ट की गई है। सुल्तानपुर और जो भिंडावास पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है उनको क्या घोषित किया गया है? उनको रामसर साइट घोषित किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक वेब पोर्टल है जिसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? हरियाणा के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल रोजगार निगम, ये वेब पोर्टल हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जो इसरो है वो वर्ष 2022 का पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। कब इसरो 2022 का जो पहला उसका उपग्रह है वो कब लॉन्च करेगा? 14 फरवरी 2022 को ये पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। और कौन सा है वो? EOS अर्थ और 04। तो EOS 04 ये उपग्रह सैटेलाइट जो है ये लॉन्च करेगा। कब? 14 फरवरी 2022 को। और ये इसरो का 2022 का पहला उपग्रह होगा। EOS का मतलब क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब अंतरिक्ष में रह करके जो धरती है उसकी ऑब्जर्वेशन अपने मतलब उसका ध्यान रखना, उसका नजर रखना, अर्थ पर सभी क्रियाओं पर नजर रखना। तो ये इसके लिए ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च किया जाएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है। और ये कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये रॉकेट होगा PSLV C52। PSLV C52 रॉकेट के द्वारा इसरो 14 फरवरी 2022 को EOS 04 रॉकेट ये सैटेलाइट जो है ये लॉन्च करेगा। बात आती है इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और इसके 10वें अध्यक्ष इसको बनाया गया है। तो S सोमनाथ जी इसके 10वें अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि जो PSLV है इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। और PSLV C11 के द्वारा कौन सा व्हीकल लॉन्च किया गया था? कौन सा जो सैटेलाइट है ये लॉन्च किया गया था? तो C11 के द्वारा जो चंद्रयान फर्स्ट है 2008 के अंदर जो लॉन्च किया गया था, चंद्रयान फर्स्ट C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद C25 के द्वारा कौन सा? तो C25 के द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था। और C37 के द्वारा PSLV C37 के द्वारा एक साथ 103 सैटेलाइट जो है लॉन्च किए गए थे। और इसमें जो इसरो है इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा जो फाल्कन 9 रॉकेट है, फाल्कन जो 9 रॉकेट है इसके द्वारा एक साथ 143 रॉकेट जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किए गए। और इस रिकॉर्ड को स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 143 जो सैटेलाइट है वो भेजकर तोड़ दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो PSLV C51 है उसके द्वारा PSLV C51 जो है इसके द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो जो अमेजोनिया सैटेलाइट है ये लॉन्च किया गया PSLV C51 के द्वारा। और जो अमेजोनिया सैटेलाइट है ये कहाँ का है? ब्राजील का सैटेलाइट है अमेजोनिया सैटेलाइट। ठीक है। और इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और जो PSLV C52 के द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा? EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ये 14 फरवरी को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो फिनटेक ओपन समिट है ये इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो जो फिनटेक ओपन समिट इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो जो ये फिनटेक ओपन समिट है इसका मतलब क्या है कि ये किससे रिलेटेड है? ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए एक ओपन समिट हुई है जिसको क्या है, ये जो स्टार्टअप होते हैं उनके लिए, स्टार्टअप में जो निवेश होता है उसके लिए एक ओपन मंच है। स्टार्टअप जैसे कि जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कब हमारी इंक्रीज होंगी? जब हम जो इनोवेशन है, नवाचार में जो स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देंगे और उसमें बढ़ावा देने के लिए निवेश की आवश्यकता हो, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश की आवश्यकता होगी। तो जब जो उसमें स्टार्टअप के अंदर जो निवेश होता है उसके लिए क्या एक ओपन मंच जो है वो तैयार किया गया है, उसका आयोजन किया गया है। तो उसे बोलते हैं हम फिनटेक ओपन समिट बोल रहे हैं। तो जो ये फिनटेक ओपन समिट है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया गया है। और इसके जो बात आती है कि जो इसका उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका जो उद्घाटन है फिनटेक ओपन समिट का, तो इसका उद्घाटन किया गया है हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। इसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। तो बात आती है कि जो अश्विनी वैष्णव हुए तो हमारे रेल मंत्री हैं, वे यहाँ पर इसका उद्घाटन कैसे कर रहे हैं? लेकिन जो अश्विनी वैष्णव हैं ये सूचना संचार और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी कौन है? अश्विनी वैष्णव। और रेल मंत्री भी यही है और सूचना संचार और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। और फिनटेक ओपन
समिट का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। बात आती है नीति आयोग की, तो जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब होती है, 2015 के अंदर। जो 1950 में जो योजना आयोग बनता है उसका नाम 2015 के अंदर चेंज करके क्या कर दिया जाता है, नीति आयोग कर दिया जाता है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। और अब पीएम कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी इसके स्वयं अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन हैं, तो इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है, तो जो अमिताभ कांत हैं वो इसके सीईओ हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो नेशनल स्टार्टअप डे है, स्टार्टअप डे वो किस दिन मनाया जाता है, तो नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को। अब की बात से ये स्टार्ट किया गया है। और जो स्टार्टअप, बड़ा स्टार्टअप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न में जो टॉप है वो कौन है, यूएसए इसमें टॉप है। और चाइना कौन सी पोजीशन पर, सेकंड पर। और थर्ड पोजीशन पर कौन है, थर्ड पोजीशन पर इसमें इंडिया है। ठीक है, और जो अभी हाल ही में दुनिया की सबसे पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी, यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स कंपनी कौन सी बन गई है, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स जो है, जिसने आईपीएल का जो 14वां संस्करण हुआ था ये जीता था, चेन्नई सुपर किंग्स, वो हाल ही में दुनिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जो ये आरबीआई है इसके द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। किसके द्वारा मनाया जाएगा, तो आरबीआई के द्वारा कौन सा सप्ताह, वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी जो वीक है ये मनाया जाएगा, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा मनाया जाएगा। और कब से कब तक मनाया जाएगा, तो 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा आरबीआई के द्वारा। और ये जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है ये क्यों मनाया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, कि जो वित्तीय साक्षरता है उसको इंक्रीज करना, उसको बढ़ावा देना इस सप्ताह का उद्देश्य होगा। और जो साइबर अटैक की जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उनको रोकना, ये भी इस वित्तीय साक्षरता सप्ताह का उद्देश्य होगा। ठीक है, और ये जो सप्ताह मनाया जाएगा इसकी थीम क्या होगी, इसकी थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। गो डिजिटल गो सिक्योर इसकी थीम होगी। किसकी, वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक मनाया जाएगा, तो गो डिजिटल गो सिक्योर इसकी थीम होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आरबीआई की। तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो है वो कब होती है, 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसके जो यंग हिल्टन आयोग है, यंग हिल्टन कमीशन है, जिसको शाही आयोग भी कहते हैं, उसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की जाती है। और इसका जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, वो कब होता है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। और इसका जो स्टार्टिंग में जब 1 अप्रैल 1935 को जब इसकी स्थापना होती है उस टाइम इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, कोलकाता के अंदर। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कोलकाता के अंदर। और अभी इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है। और इसके जो फर्स्ट जो गवर्नर थे वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख इसके फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे। और वर्तमान में जो इसके 25वें गवर्नर हैं वो कौन है, तो इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, आरबीआई के 25वें गवर्नर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 जारी किया गया है। वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक, वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 ये जारी किया गया है। और इसके अंदर टॉप किसने किया है, तो ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है, जो सेल्स फोर्स कंपनी है, जो सेल्स फोर्स जो कंपनी है उसके द्वारा वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 जारी किया गया है। और ये किस लिए जारी किया गया है, इसमें किसके अकॉर्डिंग रैंक आई है, तो जो भी डिजिटल स्किल है, मतलब आज ऑनलाइन का जमाना है, तो इसमें जो डिजिटल स्किल हैं उनको सीखने की क्षमता, जो कैपेसिटी है, वो सीखने की जो रेडीनेस है वो किसके अंदर सबसे ज्यादा है, तो इसके अंदर इसमें टॉप किसने किया है, इसमें टॉप किया है भारत ने, इसमें फर्स्ट पोजीशन ली है। और भारत टॉप पर है। तो इसमें जो भारत है उसमें डिजिटल स्किल को सीखने की जो रेडीनेस है वो सबसे ज्यादा है। तो इसमें टोटल देश कितने थे, तो टोटल देश थे 19, इसमें टोटल देश थे। और जिसमें से टॉप किसने किया है, भारत ने। और सेकंड नंबर पर कौन है, ब्राजील
ब्राजील सेकंड नंबर पर है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो 142 रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंक कितनी है, 139 रैंक है ये किसमें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। और जहां हंगर इंडेक्स है, भुखमरी सूचकांक है, उसके अंदर भारत की रैंक कितनी है, 101 भारत की रैंक है हंगर इंडेक्स के अंदर। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो कंचोथ त्योहार है, कंचोथ त्योहार कहाँ पर मनाया गया है, तो जो ये कंचोथ त्योहार है, इसको कंचोथ त्योहार ये कहाँ पर है, तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर के अंदर ये त्योहार मनाया गया है। और जो जम्मू कश्मीर में जो करवा चौथ होता है उसको ही क्या नाम दिया गया है, तो कंचोथ त्योहार नाम दिया गया है करवा चौथ को। ठीक है, तो देखिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट त्योहार मनाए गए हैं उसके भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो हरेली त्योहार है ये कहाँ पर मनाया गया है, छत्तीसगढ़ के अंदर हरेली त्योहार मनाया गया है। हरेला त्योहार कहाँ पर मनाया गया है, उत्तराखंड के अंदर हरेला त्योहार मनाया गया है। सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो महोत्सव कहाँ पर, तो गोवा के अंदर मनाया गया सिग्मा महोत्सव। और बथुकम्मा त्योहार जिसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, ये कहाँ पर मनाया गया है, तो बथुकम्मा त्योहार मनाया गया तेलंगाना के अंदर। और जो धानु यात्रा है, धानु यात्रा या रथ पर्व या फिर नुआखाई महोत्सव, ये कहाँ पर मनाए गए हैं, ओडिशा के अंदर ओडिशा से संबंध है। नुआखाई महोत्सव, धनु यात्रा और रथ पर्व का संबंध है ओडिशा से। ठीक है, जो थाईपुसम त्योहार है वो कहाँ पर मनाया गया है, तमिलनाडु के अंदर थाईपुसम त्योहार मनाया गया है। और जो तानसेन महोत्सव है ये कहाँ पर, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर मनाया गया है तानसेन महोत्सव। और जो मकरविलक्कू त्योहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति के दिन जो सबरीमाला मंदिर है केरल में, वहां पर मकरविलक्कू का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है, तो इग्लू कैफे ये कहाँ पर, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है, तो ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर ये खोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। इग्लू किसे कहते हैं, तो जो बर्फ के घर होते हैं, जो एस्को जनजाति है उनके बर्फ के जो घर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। एस्किमो जनजाति के जो बर्फ के घर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है। तो ये जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है इसका नाम क्या है, स्नो ग्लू। जो देखिएगा जो ये स्नो है, स्नो के अंदर इग्लू मिला दिया गया, स्नो में इग्लू, तो स्नो और इग्लू का मैच किया गया तो क्या बना दिया गया, स्नो ग्लू इग्लू कैफे है ये। और कहाँ पर खोला गया है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर खोला गया है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, तो वसीम शाह के द्वारा इसका निर्माण, वसीम शाह जो है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जो टूलिप गार्डन है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, टूलिप गार्डन ये कहाँ पर खोला गया है, तो टूलिप गार्डन भी जम्मू कश्मीर के अंदर खोला गया है। प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है, तो जो छात्रवृत्ति योजना है बालिकाओं के लिए प्रोजेक्ट 75 और इसका संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध भी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। हाल ही में जो हैरात पर्व है वो कहाँ पर मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया गया हैरात पर्व। और कंचोस त्योहार भी कहाँ पर मनाया गया, तो ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया गया। पुष्कर महोत्सव जिसमें जो नदियों के महत्व से लेकर संबंधित जो महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया गया, तो ये भी जम्मू कश्मीर में। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो अजमेर राजस्थान के अंदर पुष्कर मेला लगता है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो कश्मीरी हंगूल के लिए फेमस है ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है उससे जुड़ने वाला फर्स्ट यूटी भी कौन है, तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला फर्स्ट यूटी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो पर्वतमाला है, पर्वतमाला बजट के अंदर जो पर्वतमाला जो योजना है उसका वर्णन किया गया था, ये क्या है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। क्या है पर्वतमाला, एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है पर्वतमाला
और इसके तहत क्या किया जाएगा कि एक जो 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। 60 किलोमीटर लंबे कितने रोपवे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे? तो 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट इस योजना के तहत स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, 8 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे। और इसका जो पर्वतमाला जो है, ये इसके नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय इसका नोडल? तो जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, सड़क परिवहन एंड राजमार्ग जो मंत्रालय है वो इसका नोडल मंत्रालय है। किसका? पर्वतमाला का। ठीक है, जो रैंप कार्यक्रम है वो उसका संबंध किससे है? तो रैंप कार्यक्रम जो है इसका संबंध है MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से संबंध किसका है? रैंप कार्यक्रम का है। और PM डिवाइन जो PM डिवाइन कार्यक्रम है, PM डिवाइन योजना है, इसका संबंध किससे है? तो उत्तर पूर्वी जो भारत है उसके विकास से संबंध किसका? PM डिवाइन योजना का है। ई विद्या योजना के तहत जब एक क्लास एक चैनल जो योजना थी PM ई विद्या, और इसके तहत जब अब जो 12 चैनल थे उनको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 200 चैनल अब बना दिए जाएंगे। और जो मेडिसिन फ्रॉम स्काई है ये कहाँ से किया गया है? कि ये योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तेलंगाना के अंदर स्टार्ट की गई है मेडिसिन फ्रॉम स्काई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो ओलंपिक विधि या फिर जो ओलंपिक बुलेवार्ड, ओलंपिक विधि, ओलंपिक विधि या ओलंपिक बुलेवार्ड, ठीक है, इसका ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगी? बुलेवार्ड। ओलंपिक विधि या ओलंपिक बुलेवार्ड ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये दिल्ली के अंदर स्थापित की जाएगी, ओलंपिक विधि या ओलंपिक बुलेवार्ड। और इसमें क्या किया जाएगा कि 900 मीटर की एक सड़क है, सड़क का एक भाग है, 900 मीटर का एक भाग है, सड़क का भाग है। और उसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी ओलंपिक के अंदर विजेता हैं, ओलंपिक में जो विजेता हैं उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। ओलंपिक में जो विजेता हैं उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? ओलंपिक विधि या फिर ओलंपिक बुलेवार्ड। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दिल्ली के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भारत का पहला स्मोग टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जो कनॉट प्लेस दिल्ली है वहां पर भारत का पहला स्मोग टावर स्थापित किया गया है। ठीक है, और जो अब बात करते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक है ये इनका जो आयोजन है वो कब किया गया था? तो जो टोक्यो ओलंपिक है इनका आयोजन 2020 के थे और 2021 में इनका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो टोक्यो जापान के अंदर इनका आयोजन किया गया था। और ये कौन से क्रम के थे? तो 32वें क्रम के थे टोक्यो ओलंपिक। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे और इसका जो शुभंकर था वो क्या था? मिराई तोवा इसका शुभंकर था। और अगर बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक की तो उसका शुभंकर क्या था? सोमिटी उसका शुभंकर था। और वो कौन से नंबर के थे? 16वें नंबर के थे। और ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो ये टोक्यो ओलंपिक है इसमें भारत की रैंक क्या आई थी? तो इसमें भारत की रैंक आई थी 48। उसके यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कंपैरिजन करते हैं टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक का। तो जो पैरा ओलंपिक है वे यहाँ पर होंगे। पैरा ओलंपिक कौन से क्रम के थे? 16वें क्रम के थे। और इसका जो शुभंकर था वो क्या था? सोमेटी इसका शुभंकर था। रैंक कितनी आई इसके अंदर? तो रैंक आई इसके अंदर 24। और टोटल मेडल कितने थे इसमें? तो इसमें टोटल मेडल थे 9 और इसमें टोटल मेडल कितने थे? तो 7 इसमें टोटल मेडल थे। 1 + 2 + 4 इसमें टोटल मेडल थे। ठीक है, और जो टोक्यो ओलंपिक है इसका थीम सॉन्ग क्या था? तो इसका थीम सॉन्ग था इसका लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है, ये इसका थीम सॉन्ग था। और इसका थीम सॉन्ग क्या था? कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। ये किसके द्वारा गाया गया था? तो ये कर दे कमाल तू गाया गया था संजीत सिंह के द्वारा। और जो लक्ष्य तेरा सामने है किसके द्वारा गाया गया था? मोहित चौहान के द्वारा। टोक्यो ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग था ये गाया गया था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में जो उद्घाटन समारोह था उसमें जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी और जो MC मैरी कॉम है मुक्केबाज हैं वो इसमें दोनों संयुक्त रूप से इसमें ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह के। और जो समापन समारोह है उसमें कौन थे? तो जो बजरंग पुनिया है, कुश्ती से जिनका कुश्ती का संबंध है जिसके, तो ये बजरंग पुनिया समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। और इसमें पैरा ओलंपिक में जो उद्घाटन समारोह था उसमें ध्वजवाहक कौन थे? तो टेकचंद, इसमें जो ऊंची कूद से संबंध है जिनका, ये टेकचंद ये उद्घाटन समारोह में
ध्वजवाहक थे और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? तो अवनी लखेरा, शूटिंग से संबंध है जिसका, वे समापन समारोह में ध्वजवाहक थी। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि जो इसमें टोक्यो ओलंपिक है, इसमें किसने जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता और 87.58 मीटर भाला उन्होंने फेंका। 7 अगस्त को ये भाला फेंका गया, इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को नेशनल भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। और इनको गोल्ड मेडल दिया गया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं नीरज चोपड़ा जी? हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। भाला फेंक इनका गेम है। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड जो सिल्वर मेडल है वो किसने जीता है? तो रवि दहिया ने कौन सा मेडल जीता है? और मीराबाई चानू, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है। रवि दहिया इनका संबंध किससे है? कौन से खेल से है? कुश्ती से इनका संबंध है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से है। कौन सी कैटेगरी है इनकी मीराबाई चानू की? तो 49 केजी इनकी कैटेगरी है। और टोटल इन्होंने कितना वेट उठाया? तो 202 केजी इन्होंने टोटल वेट उठाया और इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम हासिल किया। और मीराबाई चानू का संबंध कौन से राज्य से है? तो मणिपुर राज्य से है। और भारत के टोक्यो ओलंपिक में भारत को जो पहला पदक दिलाया वो किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने दिलाया। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो ब्रॉन्ज मेडल है वो किसने जीता? तो पीवी सिंधु कौन से खेल से रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से रिलेटेड है पीवी सिंधु। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और इनका संबंध कहाँ से? हैदराबाद से इनका संबंध है। ठीक है, और ओलंपिक में एकमात्र दो मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? पीवी सिंधु है। 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, उसके बाद कौन है? लवलीना बोरगोहेन, इनका संबंध कहाँ से है? तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध है असम से। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इनका खेल कौन सा है? तो बॉक्सिंग खेल है इनका लवलीना बोरगोहेन का। ठीक है, उसके बाद है कौन? बजरंग पुनिया का संबंध कहाँ से है? तो हरियाणा से इनका संबंध है। और इनका खेल कौन सा है? तो कुश्ती इनका खेल है। और 65 कैटेगरी के अंदर ये खेलते हैं। उसके बाद जो इन्होंने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और जो टोक्यो ओलंपिक है उसके समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया थे। और लास्ट एंड फाइनल कौन है? तो जो हॉकी की इंडिया की जो हॉकी टीम है उसने कितने वर्षों के बाद? 41 वर्षों के बाद टोक्यो ओलंपिक के में क्या जीता? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और किसको हराकर किया है? तो 5-4 से जर्मनी को हराकर, 5-4 से जो जर्मनी है उसको हराकर इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो संग्रहालय हैं संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक जो शिखर सम्मेलन है, संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये तो जो ये संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। कौन? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, और जो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 है, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022, इसका मेजबान देश कौन बना है? तो इसका जो मेजबान देश है वो है इथोपिया। जो इसका मेजबान देश है वो कौन है? इथोपिया इसका मेजबान देश है। ठीक है, और इथोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि जो अहमदाबाद टीम है, आईपीएल की जो टीम है अहमदाबाद, अभी हाल ही में आईपीएल की 2 टीम नई बनाई गई थी। कौन सी? तो लखनऊ और जो अहमदाबाद है ये 2 नई टीम बनाई गई थी। तो जो लखनऊ है इसका ऑफिशियल नेम है वो लॉन्च हो गया था, इसकी घोषणा हो गई थी। इसका नाम क्या बनाया गया था? तो लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ आईपीएल टीम का नाम बनाया गया था। और अब हाल ही में जो अहमदाबाद टीम है इसका नाम क्या रखा गया है? गुजरात टाइटंस। इसका नाम क्या रख दिया गया है? इसके नाम की क्या घोषणा की गई? ऑफिशियल नाम गुजरात टाइटंस इसका ऑफिशियल नाम रखने की घोषणा की गई है। अहमदाबाद आईपीएल की टीम है। और अभी इसके जो 2022 और 23 का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो किसके पास है? तो जो टाटा ग्रुप है उसके पास इसकी 2022 और 23 की टाइटल स्पॉन्सरशिप है। ठीक है,
और अब आईपीएल में 2022 और 23 में टोटल कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो टोटल 10 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, उसके बाद जो इसका जो 15वीं सत्र है उसका जो पदार्पण कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा एडिशन होगा, इसका 15वां एडिशन होगा, और जो 14वां एडिशन है वो उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो जो हार्दिक पांड्या हैं वो इसके भारतीय टीम की कैप्टन होंगे। ठीक है, उसके बाद है कि जो सूर्या कुमार जो टीम इंडिया है उसने साल की पहली सीरीज जीत ली है, और जो सूर्या कुमार और कृष्णा इसके अंदर चमक गए हैं। भारत की सीरीज में 2-0 से इसमें भारत को बढ़त मिली है। फ्री स्टाइल नेक्स्ट है कि जो फ्री स्टाइल स्कीइंग प्रतियोगिता है उसमें चीन की जो इलीना है, चीन देश की एक खिलाड़ी है इलीना, और ये कौन से गेम है, तो स्कीइंग जो नौकायान है उसकी ये खिलाड़ी हैं। और इन्होंने स्कीइंग मतलब जो बर्फ पर जो स्केटरिंग करते हैं उसको बोलते हैं स्कीइंग, और चीन की खिलाड़ी है इलीना, ये सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं, सबसे कम उम्र की। ठीक है, सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट कौन बन गई है, स्कीइंग की चीन की इलीना। ठीक है, और क्या बताया था कि जो भारत है उसने वेस्ट इंडीज को कितने से हराया है, तो वेस्ट इंडीज को 2-0 से हराया है, किसने, भारत ने। और ये क्या है, साल की पहली जो सीरीज है वो भारत ने अपने नाम कर ली है। और ये भारत का कौन सा मैच था, तो भारत का 1000वां वनडे मैच था ये, और कौन से स्टेडियम में खेला गया, तो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और इसका हाल ही में नाम क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया है। और जो दुनिया का 3rd नंबर का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो स्थापित किया गया है जयपुर के अंदर, जयपुर में स्थापित किया गया है दुनिया का 3रा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम। ठीक है, और जो ये भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो मैच हुआ है मोटेरा स्टेडियम में 1000वां मैच जो इंडिया की टीम ने खेला है, इसमें वेस्ट इंडीज को 238 रन का लक्ष्य दिया था भारत ने, और इसमें 193 रन ही 46 ओवर में 193 रन ही कौन बना पाई, वेस्ट इंडीज जो टीम है ये 196 रन ही बना पाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो 3 साल में 9000 से अधिक लोगों ने बेरोजगारी के कारण जान दे दी है। 3 साल में कितने लोगों ने, तो 3 साल में 9000 प्लस लोगों ने किसके कारण जान दे दी है, तो बेरोजगारी के कारण किसने जान दे दी, 9000 से प्लस लोगों ने इसके कारण जान दे दी। और इसमें किसने ये जानकारी दी है, तो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है, नित्यानंद, उन्होंने ये रात में ये जानकारी दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि जो बेरोजगारी में लगातार दूसरी बार कौन टॉप पर रहा है, तो राजस्थान बेरोजगारी में लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा है। और लास्ट में कौन है, तो सबसे कम बेरोजगारी कहाँ पर है, केरल के अंदर सबसे कम बेरोजगारी है। और इसमें जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ पर ज्यादा है, तो केरल के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। और लिंगानुपात में भी टॉप पर कौन है, केरल के लिंगानुपात में भी टॉप पर है। ठीक है, और जो हमारा हरियाणा है वो बेरोजगारी में कौन से पोजीशन पर है, तो बेरोजगारी में पोजीशन पर 4th पर है हमारा हरियाणा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो क्वाड देश हैं, क्वाड में कितने देश शामिल हैं, तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यूएसए, इसमें ये 4 देश शामिल हैं। और इन चारों देशों के बीच ये चारों देश मिलकर कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो मालाबार एक्सरसाइज करते हैं ये चारों क्वाड देश मिलकर के। और अब क्वाड में शामिल होने के कारण क्वाड की जो बैठक है उसमें भाग लेने के लिए जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो कहाँ पर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगे। ठीक है, और ये कब से कब तक, जो 10 से 13 फरवरी तक जो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा होगी एस जयशंकर जी की। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।